क्या स्मार्ट मीटर्स लगने के बाद पावर प्राइवेट किया जाएगा? जी हाँ, यही कहना है पीसी के प्रेसिडेंट सजाद गनी लोन का और कांग्रेस लीडर के जो कि साबिका एमएलए भी रह चुके हैं विकार रसूल का। हालांकि बहुत तंज जो है सीएम उमर अब्दुल्ला को इस बात पे किया जा रहा है, जो ये कहते थे कि मेरी गवर्नमेंट बनने के बाद जी मैं स्मार्ट मीटर्स नहीं लगने दूंगा, और वहीं पे ये देखने को मिला है कि वो हर घर स्मार्ट मीटर्स लगवाने की बात कर रहे हैं। और इसके मजीद भी जो है पीडीडी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज को बहुत ज्यादा इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। इसी सिलसिले में हमारे साथ पीडीडी के नसीर अहमद भट्ट जो कि जेकेपीईसीसी के प्रेसिडेंट भी है, और इसी के साथ साथ जुल्करनैन भट्ट वाइस चेयरमैन, और वसीम जान जो कि चीफ स्पोक्स पर्सन जो है वो हमारे साथ अभी फोन लाइन पे अभी जुड़े हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए आप तीनों का। आप सबसे जानना चाहूंगा, चूंकि बहुत सारे इश्यूज जो है वो आपके डिपार्टमेंट में अभी हो रहे हैं, तो चाहे रिबंडल की बात करें, एसआरओज की बात करें, ऐसे बहुत से इश्यूज जो है आपका डिपार्टमेंट जो है अभी फेस कर रहा है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? अगर सबसे पहले हम रिबंडल की ही बात करेंगे। देखिए, पहले तो मैं आपका शुक्रिया करना चाहता हूं। मैं नसीर अहमद भट्ट, चेयरमैन जेकेपीईसीसी बोल रहा हूं। जी जी। पहले तो हम चाहते हैं, हम अपनी सरकार से, अपने ऑनरेबल सीएम से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इस डिपार्टमेंट को रिबंडल किया जाए जी, क्योंकि जब 2019 में जब ये अनबंडल हुआ है तब से हमारे बहुत मसाइल, बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो गए हैं। जैसे हमारी प्रमोशन नहीं हो रही है जी, और भी कुछ इश्यूज हैं, हमारे पीडीएल टीडीएल वगैरह रेगुलर नहीं हो रहे हैं जी। हम अपनी सरकार से इतना सा चाहते हैं कि इस डिपार्टमेंट को रिबंडल किया जाए। 2019 में ये मतलब हड़बड़ी में अनबंडल किया गया था। हमारे जो हमसे वादा किया गया था SRO 109 में, अभी तक 5 सालों में 6 सालों में वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। हमारी प्रमोशन, हमारा फ्यूचर, सब कुछ दाव पे लगा हुआ है। तो हम ये चाहते हैं कि जब तक ये रिबंडल हो जाए तब तक हमारे डिपार्टमेंट का चेयरमैन सीएम साहब, ऑनरेबल सीएम साहब के एडवाइजर होने चाहिए। ये हम सजेस्ट कर रहे हैं क्योंकि ये नीड ऑफ द आवर है। ये स्टेट के हक में है, मुलाजमों के हक में है, और यहाँ के लोगों के हक में भी रिबंडल जरूरी है। हमारी जो सैलरी आती है थ्रू ग्रांट इन एड आती है, जिससे हमें बहुत परेशानियां होती है। हमें जेके बैंक से लोन भी नहीं मिल पाता है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं अपने सीएम से, ऑनरेबल सीएम से, कि हमें भी पेसिस में आना चाहिए क्योंकि हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं। तो इस वजह से बहुत सारी परेशानियां हैं, जिस वजह से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं सीएम साहब से, अपनी सरकार से। हम पूरी उम्मीद है, हमें पता है कि हमारा सीएम ये कर सकता है, ये जो कि स्टेट के हक में भी है और मुलाजमों के हक में भी है। तो यहाँ पे नसीर साहब आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि बहुत से ऐसे लीडरान जो है वो ये बात करते हैं कि आने वाले टाइम में करंट जो गवर्नमेंट है वो पावर को प्राइवेटाइजेशन की ओर ले जा रही है। तो क्या कहना चाहेंगे अगर ऐसा कोई मसला दरपेश आता है? हालांकि इससे पहले भी आप एक बार स्ट्राइक पे भी गए हैं जब वो कोई नोटिस आई थी। तो अगर कुछ ऐसा मसला दरपेश आता है तो क्या कुछ प्रॉब्लम्स, चाहे एम्प्लॉयज की बात करें या एक आम नागरिक की बात करें, क्या कुछ मसाइल दरपेश आ सकते हैं? मेरे वसीम साहब हैं चीफ स्पोक्समैन। जी वसीम साहब। जी शुक्रिया आप लोगों का है। इस चैनल की वसातत से चीफ स्पोक्स पर्सन वसीम अहमद जान बात करना चाहता है इस मुद्दे पे। जी जी बताइए। प्राइवेटाइजेशन इस मसले का हल नहीं है। एक तरफ सरकार ये चाहती है कि डिपार्टमेंट को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए हमने इकदाम उठाए हैं। बिल्कुल। तो इस सिलसिले में क्योंकि हिस्टोरिकल डिसीजन उन्होंने लिया है, अनफॉर्चुनेटली वो विदाउट कंसेंट ऑफ स्टेक होल्डर जितने भी इस डिपार्टमेंट में हैं उनको उन्होंने उस वक्त वो नहीं लिया है। वहाँ एक तरफा ये फैसला लिया है, डिपार्टमेंट को अनबंडल किया गया है। जम्मू कश्मीर पावर एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी पहले ही रोज से ये डिमॉन्स्ट्रेशन कर रही है कि इस डिपार्टमेंट को अपना तशख्खुस वापस मिलना चाहिए। जैसा ये डिपार्टमेंट था उसी तर्ज पे ये वापस आना चाहिए। अनबंडल का फैसला बिल्कुल गलत था क्योंकि उससे बहुत ज्यादा बुरे नतीजे सामने आए। एक तरफ लोग सफर कर रहे हैं, दूसरी तरफ मुलाजमों का फ्यूचर
दाव पे लगा हुआ है। हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी का यही एक तौर इम्तियाज रहा है कि पहले रोज से ही कि जो अनबंडल का फैसला था, क्योंकि इट लीड्स टुवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन, क्योंकि एक तरफ डिपार्टमेंट को अनबंडल किया गया है, दूसरी तरफ से यहाँ पे सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स आए हैं जिनको ये कहा गया कि आप डिपार्टमेंट को रिफॉर्म किया जाए, चाहे स्मार्ट मीटर का मसला हो, चाहे LTHT इम्प्रूवमेंट का मसला हो, चाहे ऑगमेंटेशन का मसला हो। पावर एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी इसके खिलाफ नहीं है कि रिफॉर्म्स नहीं होने चाहिए, रिफॉर्म्स होने चाहिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ जनरल पब्लिक एज वेल एज द एम्प्लॉयज। बट खदशा ये जाहिर हो रहा है कि ये जो इस वक्त सेंट्रल स्पॉन्सर्ड काम कर रहे हैं यहाँ पे स्कीमें, चाहे RDSS हो, चाहे PMDP हो, चाहे दीनदयाल हो, चाहे और कोई यहाँ पे रिफॉर्म्स करने वाली कंपनी हो, मगर दैट लीड्स टुवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन। और प्राइवेटाइजेशन से क्या होगा, क्योंकि अगर आप देखोगे पूरे हिंदुस्तान की जितने भी यहाँ पे स्टेट्स हैं, जहाँ पे भी उन्होंने प्राइवेटाइजेशन के जुमरे में डिपार्टमेंट को लाया, वहां पे लॉस ज्यादा है और प्रॉफिट कम है। तो वसीम साहब, अगर हम अभी की बात करें, अगर रेवेन्यू की बात करें हम, तो क्या कुछ लगता है कि क्या कुछ रेवेन्यू खासा नहीं आ रहा है जिस वजह से गवर्नमेंट को ये इनिशिएटिव लेना पड़ रहा है कि बिजली को जो है प्राइवेट किया जाए? नहीं, देखो अगर रेवेन्यू की बात किया जाए तो आप आदाद-उश-शुमार जमा कीजिए पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से या KPDCL से या KPDCL से। हमारा रेवेन्यू 100 के पार हो चुका है। हर कोई घर, हर कोई होटलियर, हर कोई कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट बाज़ाब्ता तौर अपना लिक्विडेशन टाइम पे करता है। डिपार्टमेंट को रेवेन्यू बहुत ज्यादा आ रहा है। तो इस बुनियाद पे अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन कोई हक नहीं बनता है, क्योंकि लोग भी टाइम पे भरते हैं और पावर सप्लाई भी हम बाहर पहुंचाते हैं। वो पावर सप्लाई कौन बाहर पहुंचाते हैं? चाहे कोई भी डिजास्टर था या आया तो इसमें बिजली मुलाजिम का सबसे ज्यादा योगदान रहा। चाहे बर्फ का मसला था, चाहे कोई भी डिजास्टर था, यहाँ का डेलीवेजर, यहाँ का लाइनमैन, यहाँ का इंजीनियर, यहाँ का हर कोई तबका बिजली डिपार्टमेंट को आगे ले जाने में अपना कलीदी रोल इख्तियार करता है। तो हक कहाँ बनता है प्राइवेटाइजेशन के लिए? आप देखें कि आपने रिसेंटली देखा है न्यूज, JK सीमेंट्स को उन्होंने कारपोरेशन में तब्दील किया, तो आज इसकी हालत देखो, वो नीलामी के दहलीज पे है। जितने भी कारपोरेट, चाहे रेशमगर था, चाहे HMT था, चाहे SRTC था, चाहे JK सीमेंट्स था, जितने भी कारपोरेशन यहाँ पे स्टेट लेवल पे वजूद में आई, सब बिल्कुल खसारे के घाटे के सौदे में मुब्तला है। तो आपसे पावर को हम ओवररूल ये नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि लोगों को बाहर बिजली पहुंचाने में पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का जो योगदान है वो ठीक तरीके से है। अलबत्ता हमारा तशख्खुस हमसे छीन लिया गया है। तो आपसे वसीम सर, आपसे जानना चाहेंगे, जो SROs का मसला है वो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा और सबसे पेचीदा मसला है, क्या कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे में? देखो सर, जो हमारा सर्विस सबऑर्डिनेट रूल एक्ट 1981, जिसको हम SRO 381 के नाम से हर कोई जाना जाता है, जब से कारपोरेशन वजूद में आई तो उसका कहीं पे भी नामो निशान नहीं है। हमारे डेलीवेजर्स पिछले 20-20 सालों से काम कर रहे हैं, उनकी रेगुलराइजेशन में सबसे बड़ा जो बैरिकेड सामने आ रहा है वो यही है कि डिपार्टमेंट पावर मैनेजमेंट कोई फैसला नहीं ले सकता है, क्योंकि एक तरफ कारपोरेशन का दुगल बच गया, दूसरी तरफ SRO 381 है। तो वो भी एक बड़े ट्रॉमा में मुब्तला है कि हम इनको रेगुलराइजेशन के जुमरे में लाएंगे, मगर किस रूल के तहत? क्योंकि कारपोरेशन के अपने रूल अभी तक मंजर आम पे नहीं आए। अब चूंकि जब डिपार्टमेंट की बात करें, डिपार्टमेंट में SRO 381 है, जो 81 से आज तक उसकी अमेंडमेंट नहीं हुई, और जिसका नतीजा ये हुआ कि हमारे जितने भी गैजेटेड या नॉन गैजेटेड, खासकर नॉन गैजेटेड का तबका, वो बिल्कुल प्रमोशनों से बिल्कुल महरूम है। न रेगुलराइजेशन होती है, न इंसेंटिव प्रमोशन मिलती है, न DPCs वक्त पे मिलती है, और न कोई नई रिक्रूटमेंट होती है। ये सब कुछ जो भी है, ये इट इज ऑल बिकॉज ऑफ कॉर्पोरेशन। तो यहाँ पे आपसे जानना चाहूँगा, चूंकि एक एम्प्लॉय के इंश्योरेंस का भी एक सवाल यहाँ पे बनता है, हालांकि ये काम जो है काफ़ी रिस्की भी है और कई सारे जो है अपनी जान से हाथ भी धो बैठे हैं इस काम की वजह से। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, एक मुलाजिम जो भी PDD डिपार्टमेंट का मुलाजिम हो, चाहे लाइनमैन की बात करें, क्या उनको इंश्योरेंस फैसिलिटीज मिलती है गवर्नमेंट की जानिब से? कोई भी इंश्योरेंस
फैसिलिटी नहीं मिल रही है। हाँ, यहाँ के डेलीवेजर को किसी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड एक इंश्योरेंस कंपनी के तहत उनको लाया गया है, मगर उसका जो प्रीमियम है वो भी वही डेलीवेजर जो 9,000 लेता है उसी के वेजेस से उसको वहां से प्रीमियम काटना पड़ता है। गवर्नमेंट का कोई भी शेयर उसको नहीं मिल रहा है। रही बात परमानेंट मुलाजिम की, परमानेंट मुलाजिमों का कोई इंश्योरेंस नहीं है, इवन कि हमारा रिस्क नहीं है। हमने 20-30 सालों से यही बात दोहराई कि हमें रिस्क अलाउंस दिया जाए, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं वो 100% रिस्की जॉब है, मगर बदकिस्मती से आज तक वो रिस्क अलाउंस भी डिपार्टमेंट को, खासकर बिजली डिपार्टमेंट को नहीं मिल रहा है। जी देखिए, जो हमारे लाइनमैन इलेक्ट्रोक्यूट होते हैं या पोल से गिरते हैं, उनको जब हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है तो आपको पता ही है 9,300 हमारा डिलीवरी सैलरी वेजेस लेता है, या हमारे जो लाइनमैन है उनकी सैलरी भी उतनी ज्यादा नहीं होती है। तो जो उनका इलाज होता है उस टाइम पे या तो उनको भीख मांगनी पड़ती है या तो उनको घर में कुछ बेचना पड़ता है और उस बंदे को इलाज के लिए पैसा चाहिए। लेकिन अगर हमारा मेडिकल इंश्योरेंस हो, लाइफ इंश्योरेंस हो, तो वो इस चीज के लिए मजबूर नहीं होंगे, क्योंकि वो ऑन लाइन ऑफ ड्यूटी इलेक्ट्रोक्यूट होते हैं या एक्सीडेंट होता है। तो इस बारे में हमने अपने हायर अप से बहुत बार रिक्वेस्ट की कि पैन इंडिया ये मेडिकल इंश्योरेंस हो रहा है सब जगह, हर एक ऑफिस में, जिसको जरूरत नहीं है उसमें भी, हमारे मुल्क में उन लोगों को भी हो रहा है, लेकिन हमारे कश्मीर में जो रिस्की जॉब करता है उसको इंश्योरेंस कवर नहीं मिलता है। और दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, हमें सब कहते हैं कि ये पैन इंडिया प्रोग्राम है, ये पैन इंडिया प्रोग्राम है, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि अगर ये पैन इंडिया प्रोग्राम है, हमारे डेलीवेजर्स का भी पैन इंडिया प्रोग्राम में मिनिमम वेज एक्ट के तहत वेजेस मिलते हैं, लेकिन कश्मीर में क्यों नहीं मिलते हैं? क्या कश्मीर में सब कुछ मुफ्त मिलता है? खाना पीना रहना सब कुछ मुफ्त मिलता है जो मेरा डेलीवेजर 9,300 में अपना गुजारा कर लेगा? जी, तो मैं यही गुजारिश करता हूं अपनी सरकार से, यही गुजारिश करता हूं, कम से कम इनकी तरफ ध्यान दीजिए। जो आप बाजू है, जो आपका काम करता है, जो आपके सोल्जर्स हैं, जो आपका सिस्टम चला रहे हैं, कम से कम उनकी तरफ ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे नसीर कि हमारी डिमांडें पूरी हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो नसीर साहब, यहाँ पे आपसे KPDCL के बारे में भी जानना चाहेंगे। KPDCL के बारे में? हाँ जी, कॉरपोरेशन के बारे में। कॉरपोरेशन के बारे में क्या जानना चाहते हैं? जो कुछ भी इसके मजीद जो इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन हो हमारे नाजरीन के लिए, या गवर्नमेंट तक इसके बारे में जो है बात पहुंचनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले ये बात है कि हमारे इस स्टेट में सबसे ज्यादा रेट है अनएम्प्लॉयमेंट यूथ की। जी, अगर ये PDD होता तो इसमें इलिटरेट भी अपने काम पे लगता था, वो भी अपना काम करता था, जो पढ़ा लिखा था वो भी इसमें एडजस्ट होता था। लेकिन जब ये कॉरपोरेशन बन गई तो हमारे पोस्ट बंद हो गए। उसमें लिखा गया है कि जो भी पोस्ट वैकेंट होगा उसको हम स्क्रैप कर देंगे, उसकी जगह पे किसी और को नहीं लगाएंगे। जो कॉरपोरेशन में सबसे बड़ी दिक्कत तो कॉरपोरेशन में यही है कि हमारा यूथ उसमें फिर एडजस्ट नहीं हो पाता है। जी, बाकी जुल्करनैन साहब हमारे वाइस चेयरमैन बैठे हैं तो वो बात करें। जी, जुल्करनैन साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका बहुत शुक्रिया। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हमारी कॉरपोरेशन बनी है, कॉरपोरेशन बनने से PDD जो एक अच्छा खासा महकमा था जी, उसको इरोड करके, उसको फ्रेगमेंट्स में तब्दील करके छोटी छोटी कॉरपोरेशन बनाई गई। शायद ये दिखाने के लिए हम इसको नफा बख्श बनाएंगे। जी, नफा बख्श ये तब भी था, नफा बख्श अब भी है। लेकिन हाँ, अगर आप कहेंगे कि पिछले 1 साल से या 2 साल से रेवेन्यू ज्यादा बढ़ा है, तो मैं आपसे ये कहूंगा इसके जवाब में कि ये बढ़ाया किसने? जी, लोग वही है ना, जमीन पर वही लोग काम कर रहे हैं ना, वही लोग मर रहे हैं ना, वही लोग आपको ये प्रोग्रेस दे रहे हैं ना। उन्हीं की वजह से ये मुमकिन हो पा रहा है कि आज आप कह रहे हो कि हम थोड़े थोड़े आगे आ रहे हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप आगे नहीं आ रहे। ये वो मुलाजिम है जो जमीन पर काम करता है, जिसका नाम कहीं होता नहीं है। जी, बिल्कुल। स्कीमें आपकी तरफ से आती है और इम्प्लीमेंट नीचे वाला मजदूर करता है। जी,
नफा वो आपके लिए बनाता है, और ऊपर आपकी जो मैनेजमेंट होती है उनके ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रोग्राम होने चाहिए इस मुलाजिम के साथ कि हम आगे और कैसे बढ़े। आप इन मुलाजिमों को खातिर खाने लाते नहीं हो, लेकिन इन पे अनअचीवेबल टारगेट्स देते हो कि आपको ये टारगेट पूरा करना है, ये टारगेट पूरा करना है, उसमें इनकी जान तक भी चली जाती है और इनको पूछने वाला कोई नहीं। ये आपको पता भी होगा कि सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा दे चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी नामो निशान किसी का नहीं है किस पे जिम्मेदारी आयद की जाए। ये जो जिनके बच्चे यतीम हुए उनको कौन पूछे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा खासा महकमा है, ये आप कंपनियों के हवाले कर रहे हैं। इसके बाद ये जो अनबंडलिंग है ये पहला मरहला था और हमें खदशा है कि दूसरा मरहला इसका प्राइवेटाइजेशन होगा। आहिस्ता आहिस्ता आप जो काम ये भी कर रहे हो हमसे करवा रहे हो, तो शायद हमसे आप ये सारा स्मूथ करवा रहे हो अपने लिए, कोई और आए वो बैठे और वो नफा कमाए। क्या स्टेट में हम खुद नहीं कमा सकते हैं? क्या हमारा मुलाजिम नफा नहीं कमा सकता है? क्या एज डिपार्टमेंट पीडीडी नफा नहीं कमा सकता है? कमा सकता है, लेकिन तब उन प्राइवेट प्लेयर्स की छुट्टी होगी। तो उनको बीच में लाने के लिए महकमे को, लोगों को बदनाम किया जा रहा है ताकि उनके लिए जवाब बन सके कि वो ये इसको प्राइवेट करे। क्या आपको ये पता नहीं है कि जब आपके घर में लाइट चली जाती है, रात को भी आपके घर में लाइट आती है, कोई ना कोई जमीन पर होता है जो आपके लिए ये सहूलियत मैसर कर रहा है, आपके घर में पावर चला रहा है दिन रात, और उसमें उसकी जान तक चली जाती है और गई भी है बहुतों की, बहुत सारे लोगों की जान उनका नाम ही उनका जिक्र ही नहीं है। आप देखिए सिर्फ एक स्कीम दूसरी स्कीम, एक कंपनी दूसरी कंपनी, जो लोग खून दे रहे हैं उनका नाम भी कहीं लो, जिन्होंने इसको बनाया, जिन्होंने इसको बड़ा एक महकमा खड़ा किया है उनका नाम भी कहीं लो। नहीं, नाम नहीं है। आपका काम निकलता है, ठीक है, जो मर रहा है वो मर गया, और आज तक एक भी केस की तहकीकात नहीं हुई। अगर 300-400 लोग मर गए, किसी न किसी की कोताही थी, लेकिन उन कोताहियों को पर्दा करने के लिए और कोई मसला खड़ा किया जा रहा है, और इन इंसानी जानों तक का भी आप ख्याल नहीं कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ मुनाफे की बात कर रहे हो। जी। यहाँ हम ये भी कहना चाहेंगे कि ये जो मुलाजिम है ना, इन मुलाजिमों ने अपनी तनख्वाह से वेलफेयर बनाया, करोड़ों रुपया उस वेलफेयर में जमा हो गया। और अगर आप आज हमारे महकमे से पूछेंगे कि इन मुलाजिमों ने जो अपनी जेब से खर्चा किया है, वेलफेयर भरा है डिपार्टमेंट के लिए, तो उस वेलफेयर का क्या हुआ, तो करोड़ों का हिसाब कहीं है नहीं, करोड़ों का हिसाब कहीं है नहीं। तो ये बदकिस्मती है हमारी कि इस पे कोई गौर खोज नहीं हो रहा है। हमारी अरबाज इक़दार से ये गुजारिश है कि इस महकमे को रिबंडल किया जाए, वापस पीडीडी पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की शक्ल इख्तियार की जाए इस डिपार्टमेंट को, और तब देखा जाए कि ये नफा बख्श है कि नहीं। जी। और एक बात कहना चाहता हूँ जी नसीर साहब, देखिए ऑलमोस्ट 60% केबलिंग और मीटरिंग हो चुकी है, जिसकी वजह से एज कंपेयर अगर आप लास्ट ईयर देखेंगे अप्रोक्सीमेटली 1800 करोड़ का रेवेन्यू आया, और इस साल ऑलमोस्ट हम टारगेट अचीव करने में बिल्कुल कामयाब हो रहे हैं। तो अगर ये 100% केबलिंग हो जाएगी, हम अपनी डिपार्टमेंट को प्रॉफिटेबल नहीं बना पाएंगे, लॉसेस खत्म नहीं हो जाएंगे, और जो हमारे एसेट्स हैं, क्या हमने 100 साल से इनको संभाल के रखा है इसलिए कि हम ये प्राइवेट प्लेयरों के हाथ में सौंप देंगे? जी। तो हम यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे अपनी सरकार से, जो भी चला रहा है इस निजाम को, कि वो जनाब इसको रिबंडल कीजिए। ये स्टेट का असासा है, और स्टेट के पास पावर ही है अभी जो आगे स्टेट को चला सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया नसीर साहब। हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े थे नसीर अहमद भट्ट, जो कि JKPECC के चेयरमैन है, इसी के साथ साथ जुल्करनैन भट्ट वाइस चेयरमैन, और वसीम जान जो कि JKPECC के चीफ स्पोक्स पर्सन है। उन्होंने जो है बहुत सी बातें की, बहुत से मसलों के बारे में बात की, जो मसला जो है इनको दरपेश आता है, चाहे रिबंडल की बात करें, चाहे SROs की बात करें, PDL TDL की बात करें, कॉरपोरेशन की बात करें, या इंश्योरेंस की बात करें। इंश्योरेंस का जो मसला है वो कहीं ना कहीं इससे पहले भी होना चाहिए था, लेकिन अभी तक भी जो है वो नहीं हो पाया, क्योंकि PDD का जो काम है, जो कि बिजली से वाबस्ता ये मुलाजमीन है, डेली वेजर्स है,
ان کی جان جانے کا خدشہ جو ہے بہت زیادہ رہتا ہے، اور اس وجہ سے اس کے بعد پھر ان کی فیملی بھی سفر کرتی ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے بھی ہم نے آپ تک ایک سٹوری پہنچائی ہے کہ ڈیلی ویجر جو کہ پی ڈی ڈی ڈپارٹمنٹ کا ہی ایک ڈیلی ویجر ہے، ایک امپلائی ہے، رو رو کے وہ یہی گوہار لگاتا تھا کہ ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے اور ہمارے ساتھ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے 2 بچوں کو جو ہے اسکول سے نکالا گیا تھا، وہ اپنے بچوں کی فی نہیں ادا کر پائے تھے۔ تو ایسی مشکلیں جو ہے ڈیلی ویجرز کی یا اور بقیہ ڈپارٹمنٹس کے جتنے بھی ملازمین ہیں ان کو جو ہے درپیش آتی ہے۔ تو امید یہی کرتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے اس چیز پہ نظر و ثانی کرے، اور جتنی بھی مشکلیں درپیش آتی ہے ایک ملازم کو جو کہ بہت کم قلیل تنخواہ لیتا ہے اپنی روزمرہ زندگی کو چلانے کے لیے، اپنے گھر کی دیکھ بھال کرنے کے لیے، ایٹ لیسٹ ان کے لیے جو ہے گورنمنٹ کو کہیں نہ کہیں اقدام اٹھانے چاہیے اور کہیں نہ کہیں ان کے مسئلے جو ہے وہ حل کرنے چاہیے۔ یہی ایک خاص رپورٹ آپ تک پہنچانے کی پرزور کوشش کی۔ امید کرتا ہوں کہ اپنے دوست و احباب کے ساتھ اسے شیئر ضرور کریں گے تاکہ وہ بھی جو ہے اس چیز سے آشنا رہیں گے کہ اگر ہم دن رات بجلی کا یوز کرتے ہیں ان کے پیچھے کتنی محنت ہوتی ہے، کتنی جد و جہد ہوتی ہے، اور کیا کچھ مسئلے ان کے ساتھ درپیش آتے ہیں، وہ بھی یہ بات جو ہے دیکھنے چاہیے اور سننے چاہیے۔ تو یہی ایک خاص رپورٹ، یہی ایک خاص اپڈیٹ آپ تک پہنچانے کی کوشش کی۔ عنایت بیگ ہوں، دیکھتے رہے نارتھ وائس میڈیا سروس۔ فی امان اللہ۔